ओके बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक वैक्सीनेशन। ठीक है, व्हाट इज वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन जो है वो कहता है कि एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी जो है उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसको तैयार करवाते हैं। ठीक है, यू नो एक्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? तो कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने क्या करना है, कोई भी पैथोजन जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है, उस पैथोजन की हमने एक वीक स्ट्रेन लेनी है। तो वीकेंड फॉर्म के अंदर हमने उस पैथोजन को लेना है और उसके बाद वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट वीक स्ट्रेन ऑफ पैथोजन इनटू आवर बॉडी। और अब जैसे ही हम अपनी बॉडी के अंदर उसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू नो दैट योर इम्यून सिस्टम इट गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो लाइव फॉर्म में है या फिर उसके डेड रिमेन्स हैं, जो भी है, तो जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और अगर पैथोजन जो है वो इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आया है तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगा, आपको मालूम है, एंड दैट इज ऑफ लो इंटेंसिटी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर व्हेन दिस प्राइमरी रिस्पॉन्स इट गेट्स डेवलप, इट गेट्स एस्टैब्लिश इन योर बॉडी, then what happen, it remains in your body in the form of memory cells। ठीक है, तो मेमोरी सेल्स के फॉर्म में ही आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रहेंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मेमोरी सेल्स हैं, नेक्स्ट टाइम जब सेम पैथोजन जो है उसने क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर होना है, तो पहले से ही आपकी बॉडी जो है उसने प्राइमरी रिस्पॉन्स तो डेवलप किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी। और जो टाइम पीरियड यहाँ पे लगना था, ठीक है, जो देरी होनी थी रिस्पॉन्स आने के लिए, वो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम बॉडी जो है वो फटाफट सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी और वो बहुत हाई इंटेंसिटी वाला होगा, मैसिव नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और ये मैसिव एंटीबॉडीज जो है वो फटाफट पैथोजन जो है उसको किल करने का काम करेंगे। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर पहले से ही डेवलप कर लेते हैं और उस प्राइमरी रिस्पॉन्स का ये बेनिफिट होता है कि whenever the pathogen or the subsequent infection takes place by that specific pathogen, then your body do not delay at that time, क्योंकि आपकी बॉडी को प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं शो करना होता, वो डायरेक्टली क्या शो करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है बेटे, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए आपकी बॉडी जो है उसको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है उस केस में। ठीक है, बाकी आपको मालूम है कि उसमें दोनों तरह के सेल्स इन्वॉल्व है, बी सेल भी इन्वॉल्व है एंड टी सेल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, दोनों का फंक्शन भी आपको मालूम है कि टी सेल्स जो है उनका मेन फंक्शन है दैट दे हैव टू आइडेंटिफाई द एंटीजन, वो एंटीजन जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और जैसे ही उन्हें पता लग जाता है कि सो एंड सो एंटीजन हैज एंटर्ड, तो लेटर ऑन दे कन्वे द मैसेज टू द B cells and B cells they produce army of proteins which are known as the antibodies। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही वैक्सीनेशन से पैथोजन जो है उसको शो करवा दी है बॉडी को, तो यहाँ पर पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, पर जब सेम पैथोजन आएगा तो पहले एंटीबॉडीज जो है वो हंड्रेड्स की नंबर में होंगी, पर जब सेम पैथोजन आया तो वही 100 से मिलियन ट्रिलियंस में एकदम से बढ़ जाएंगी और डिजीज जो है उसको हम रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट मैंने लिखा है, तो उसमें आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जो है वैक्सीनेशन जो है उसका अटेम्प्ट जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एंड एट दैट टाइम एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने वैक्सीन तैयार की थी स्मॉल पॉक्स के लिए, और ये वैक्सीन जो है उन्होंने काउ पॉक्स वायरस जो है उसकी हेल्प से तैयार की थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है उसके लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस थी जो काफी डेडली डिजीजेस रही हैं। ठीक है, जैसे मीजल्स हैं, मम्स हैं, पोलियोमाइलिटीज हैं, पुराने टाइम में पोलियोमाइलिटीज बहुत सारे लोगों को होती थी, इट इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो आपके बॉडी के अंदर एक लंग इन्फेक्शन होती है, आज भी काफी लोग सफर कर रहे हैं उससे, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, रूबीला वायरस। और उसके बाद रेबीज एक ऐसी डिजीज थी जो काउ ये क्या कहते हैं डॉग बाइट से होती है, एंड उसमें पर्सन जो है उसकी डेथ जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से होती है। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेस जो एक टाइम पे ऐसी डिजीजेस थी जिसका कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, पर आफ्टर द डिस्कवरी दैट वाज डन बाय द साइंटिस्ट दिस एडवर्ड जेनर, अब हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है इन सारी डिजीजेस के लिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पैथोजन जो है उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वही पैथोजन जो है उसको बॉडी में वीक स्टेन की फॉर्म में डालते हैं एंड इस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हियर आई हैव रिटन व्हाट इज वैक्सीनेशन एक्चुअली।
It is the process of distributing and administering vaccines into your body. So it is known as vaccination. Okay, but see the another term, immunization. Immunization is also a synonymous term with the vaccination. ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है बॉडी को ताकि वो क्या कर सके, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज जो है उसके अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके. तो इसलिए वो कहते हैं कि उसके लिए हम जो है 2 मेथड है हमारे पास. ठीक है, तो आपने जो भी स्पेसिफिक डिजीज है उसके लिए इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर तैयार करनी है, तो उसके 2 मेथड है. इधर यू कैन डू दैट प्रोसेस विद एक्टिव इम्यूनाइजेशन और यू कैन डू द प्रोसेस बाय पैसिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है बेटे, एक्टिव और पैसिव हमें बहुत अच्छे तरीके से नोन है. देखो, एक्टिव इम्यूनाइजेशन वही मेथड है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वीक पैथोजन को बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है, बी एंड टी सेल्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जब भी नेक्स्ट टाइम पैथोजन एंटर करते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है, तो उसके बाद जो है मैसिव प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज का एंड इस तरह से पैथोजन जो है उसको किल कर देते हैं. Okay, bete, all the student must on their videos so that I can see whether they are learning or not. All right, bete. Yes, passive immunization क्या होता है? देखो, passive immunization आपको बताया था कि sometimes the person may suffer from some of the deadly microbes. ठीक है, कोई उसको स्कॉर्पियन ने काट लिया है या फिर स्नेक बाइट हो गई है या कोई ऐसी डिजीज है जिसमें इमीडिएट डेथ हो सकती है, जैसे लॉक जॉ है, टेटनस है. तो उस केस में वो कहते हैं कि हम वेट नहीं कर सकते एंटीबॉडीज के डेवलप होने की, तो वहां पे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन यूज नहीं करेंगे. ठीक है बेटे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है उसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंसर्ट करना पड़ेगा. So when you enter in the body ready-made antibodies or pre-formed antibodies with the help of some injection or syringe, ठीक है बेटे, that type of immunization is known as the passive immunization. तो इस तरह का जो है वो स्नेक वीनम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम पैसिव इम्यूनाइजेशन मेथड जो है उसको यूज करते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था. तो आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एलर्जीज. ऑलराइट बेटे, बिफोर दिस आई वांट टू टॉक विद दवनीत कौर एंड अमीशा विज. हाँ जी, दवनीत कौर. दवनीत कौर, Yes, ऑन योर वीडियो, ऑन योर वीडियो. मैम वीडियो ऑन है. हाँ जी, व्हाई यू आर एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज? मैम स्टमक इन्फेक्शन हो गई थी और फीवर भी हो गया था. अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी मैम, अभी बेटर है आगे से. और जो हमने रिकॉर्डिंग्स भेजी थी वो आपने सुन ली हैं? We have sent also the मैम recording of ये पहले सेव करके रखा है ना? हाँ जी मैम. ठीक है बेटे, हाँ जी मैम. when you properly you get well, then you must have to listen those recordings. ठीक है, otherwise the important topics that you missed what we have done in the previous classes. Okay बेटे, Amisha Vij. Okay मैम. Yes बेटे, Amisha Vij is there. Good morning, ma'am. Yes Amisha, why you are absent and you are not attending the classes regularly? Ma'am, fever था. हाँ जी. Ma'am, fever था. ओके बेटे, फीवर भी है तो हमने दवाई ले लेनी है ना, क्लासेस थोड़ी मिस करनी है. आपको पता है कि वी आर फेसिंग द क्रिटिकल सिचुएशन एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम होम. ठीक है, बेशक हम घर से पढ़ रहे हैं पर ये रेगुलर बायोलॉजी की क्लास है. इसमें जो भी सिलेबस हमें करवा दिया जाएगा वो ये माना जाएगा कि वो सिलेबस कंप्लीट है. और अटेंडेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड एंड इट इज लेटर मेंशन्ड इन योर अटेंडेंस रजिस्टर. ठीक है, हमने ये अटेंडेंस जो है वो बाद में नितिन सर को देनी है, उसके बेसिस पे उन्होंने फाइनल अटेंडेंस बनानी है और यही हम आने वाले टाइम में बोर्ड को भी सेंड करेंगे. तो यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली. ओके बेटे, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज एलर्जीज. ठीक है, वी हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म मेनी टाइम्स. तो कहते हैं कि समटाइम्स व्हाट हैपन, योर इम्यून सिस्टम इट शोज एबनॉर्मल टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस. ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करता है. आप कोई ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे वो कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो ऐसा महसूस करती है कि दोस कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द बॉडी. ठीक है, बॉडी जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है बॉडी को फेस करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, यू विजिट अ हिल स्टेशन. ठीक है, सम ऑफ द पर्सन दे बिहेव नॉर्मल, कुछ पर्सन नॉर्मल बिहेव करेंगे और कुछ पर्सन जो है उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाती है. ठीक है,
और कुछ जो है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, तो और बॉडी के ऊपर कुछ रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है स्किन की। तो ये एकदम से इम्यून सिस्टम जो है उसके द्वारा शो किए हुए ये अबनॉर्मल रिस्पॉन्सेस जो हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करता है और बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्स शो करता है सर्टेन एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एलर्जी। ठीक है, व्हाट आर एलर्जेंट्स? आई हैव रिटन द सब्सटेंसेस टू व्हिच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, दे आर नोन एज एलर्जेंट्स। ठीक है, तो कहते हैं कि एनवायरमेंट में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट कर सकता है, और जो आपका इम्यून सिस्टम कंसीडर करता है कि वो क्या है, एलर्जेंट्स है, डिजीज कॉज कर सकते हैं आपकी बॉडी में, तो उनको हमने एलर्जेंट्स का नेम दिया है। तो उस समय आपकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज जो है वो नजर आती हैं, एंड दीज एंटीबॉडीज दे आर नोन एज द IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है बेटे, अगर 1 मार्क में हमसे पूछा जाता है कि एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान कौन सी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में नजर आती हैं, देन दे आर नोन एज द IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, सी आई हैव गिवन सम ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस हियर। ठीक है, देखो इस तरह से लेग्स के ऊपर जो है कुछ स्पॉट्स जो है वो नजर आ सकते हैं। देखो यहाँ नेक के ऊपर इफेक्टेड एरिया हमें नजर आ रहा है पर्सन के। ठीक है, नोज जो है उसमें वो कहता है कि कई तरह के एनवायरनमेंट में जो है चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं कुछ प्लांट्स के। ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग होती जा रही है, आपका नोज जो है वो रेड पड़ गया है। ठीक है, सर्टेन डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उसमें उसने बताया है कि कई बार डस्ट के अंदर माइट्स होते हैं एंड इट कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, कई बार स्मोक की वजह से भी कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस नजर आती हैं, और कई बार वो कहते हैं कि एनिमल डेंडर की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन नजर आती है। फॉर एग्जांपल एनिमल डेंडर को कैसे समझेंगे, तो कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, कई बार को क्या करते हैं, एनिमल्स की जो स्किन होती है वो जो है उसमें से क्या करती रहती है, डिटैच होती रहती है। ठीक है, झड़ती रहती है, और वो स्किन के जो रिमेन्स हैं वो एटमोस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं, तो उसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस जो हम फेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना पेट रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास डॉग है, कैट है, पैरेट है, तो जब भी ये एनिमल्स जो हैं उनके स्किन के डेंडर्स जो हैं, रिमेन्स जो हैं आपके कांटेक्ट में आएंगे, then your body will show the allergic reactions. It may be in the form of sneezing, it may be in the form of running nose. ठीक है, sometimes your eyes become watery. ठीक है, आंखें आपकी दुखने लग जाती हैं, और इसके अलावा वो कहते हैं कि स्नीजिंग भी हो सकती है आपको। ठीक है, तो ये सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ केसेस में। पर जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस को लेफ्ट कर देते हैं तब आप देखते हैं कि यू आर बिहेविंग नॉर्मल। ठीक है, योर बॉडी इज नो मोर शोइंग एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, दिस मीन्स सारी प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलर प्लेस की वजह से थी, सम एबनॉर्मल सब्सटेंसेस आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर बॉडी शो सम abnormal type of immune responses to protect yourself, to make the body comfortable. All right, so here you are saying the common examples of the allergens I have already discussed. There may be certain insects which are known as mites present in the dust. There may be different type of pollen grains. For example, when you visit a hill station, ठीक है, तो वहाँ पे साइकस और पाइनस के ट्रीज होते हैं, और ये साइकस और पाइनस के जो ट्रीज हैं उनमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, देयर मे बी shedding of the remains of the skin in certain animals which is known as animal dander. For example, आपकी कैटल है, ठीक है, काउस बफेलोज आर देयर एट योर होम, तो काउ एंड बफेलो जो है उसके कांटेक्ट में जो भी लेडीज आएंगी या जो भी लोग आएंगे वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ओके बेटे, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी? तो स्नीजिंग इज देयर, ठीक है, और आईज इट बिकम्स वाटरी, ठीक है, रनिंग ऑफ नोज इज देयर, यू आर आल्सो फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो such type of things are there. Okay, तो उसके बाद वो कहते हैं कि what kind of chemicals that are released during this allergic reactions. So here we have two type of chemicals that are released by your mast cells, and these are histamine and serotonin. ठीक है बेटे, बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करते हैं, आपको मालूम है, and these mast cells they are produce specific type of chemicals which are known as histamines and serotonin. तो जब भी आपको एलर्जी होगी ये हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नजर आने वाले हैं। ऑलराइट, फिर वो कहते हैं कि हाउ कैन यू ट्रीट दीज एलर्जिक रिएक्शंस, तो हियर वी आर मेकिंग यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। ठीक है, टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ दिस हिस्टामाइन केमिकल वी हियर यूज द एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स।
ठीक है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हम यूज करते हैं। फिर वो कहता है कि एड्रेनलिन जो है उसकी सस्पेंशन यहाँ पे यूज की जा सकती है। इट इज अ काइंड ऑफ ए हार्मोन। ओके बेटा, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो है वो आपको दिए जा सकते हैं एलर्जिक रिएक्शंस जो उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारे हमें 3 मार्क में पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफाइन एलर्जी, व्हाट आर एलर्जेंस, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय योर मास्ट सेल्स and what kind of drugs are used for the treatment. So you must remember these are antihistamine, adrenaline and steroidal hormones. Okay, but see the other symptoms of the autoimmune disease here. Okay, but as the name itself indicate, autoimmune disease means sometimes what happen, आपकी बॉडी के सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड हैं वो क्या करते हैं, अपने ही बॉडी के जो सेल हैं, सेल्फ सेल्स जो हैं उनका डिसइंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, you know that there is a special type of immunity present in your body, a type of acquired immunity known as the cell mediated immunity. So this cell mediated immunity have the chief cells which are known as the T lymphocytes. Okay, and these T lymphocytes, they have the ability to identify the self cells and the non self cells. So whenever any foreign organ cell enters into your body, then what happens, they usually kill that particular organ या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर कई बार वो कहते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसके अपने ही जो सेल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, अपने ही बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो हैं उनका डिसइंटीग्रेशन करने लग जाते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं। तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ह्यूमन के अंदर अर्थराइटिस जो डिजीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है बेटे, तो ये डिजीज जो है वो जॉइंट से रिलेटेड होती है। देखो यहाँ पर आपको जॉइंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जॉइंट्स जो है वो बोन्स के फ्री मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जॉइंट्स जो जहां जहां भी जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो आपके फोर लिम्स के अंदर प्रेजेंट जॉइंट्स हैं, चाहे आपके हिंड लिम्स में प्रेजेंट जॉइंट्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पेन जो है यहाँ पे होने लग जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आपकी जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होती है, whenever these bones they are doing specific type of movement, you are feeling excessive pains, और धीरे धीरे आपके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस जो है वो महसूस करने लग जाते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू वॉक फ्रीली। ठीक है, अच्छे से आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे, और ये जो आपका पेन है वो दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से देखो आपके जॉइंट्स जो है, बोन्स आपकी बैंड होने लग जाएंगी। ठीक है, और swelling is there at your joints, so that is the main thing. Okay beta, now we are seeing the next one. So here we are going to discuss about the various cells that are the components of your immune system. ठीक है, so we have divided these into lymphoid organs. ठीक है, तो lymphoid organs जो है उसमें हमारे पास 2 categories हैं. We have primary lymphoid organs and we have secondary lymphoid organs. Okay बेटे, तो among the lymphoid organs जिसमें कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर अपने पास बोन मैरो आ जाती है, एंड बोन मैरो के साथ वी हैव द थाइमस ग्लैंड हियर। सो कहते हैं कि व्हाई दे आर नोन एज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दीज आर नोन एज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बिकॉज हियर द क्या होगा, लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं, जो बॉडी के डिफेंस से रिलेटेड सेल्स हैं, उनका यहाँ पे मैचुरेशन भी होना है, वो मेच्योर भी होने हैं, और उनका प्रोलाइफरेशन भी होना है। ठीक है बेटे, तो बोन मैरो के अंदर एंड थाइमस ग्लैंड के अंदर ये लिम्फोसाइट्स जो इनकी सिंथेसिस होती है, ये लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, एंड मैच्योर होने के बाद जो है इनका नंबर भी इंक्रीज होता है, ये प्रोलाइफरेट करते हैं, और प्रोलाइफरेट करने के बाद ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। ओके, तो उसके बाद वो कहते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एंटीजन नाउ। तो अब ये इस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में नहीं रहेंगे, फ्रॉम दिस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दे मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। Alright students, so what are these secondary lymphoid organs? इसमें काफी सारे organs आ जाते हैं. We have spleen, then we have lymph nodes, then we have tonsils. ठीक है, Peyer's patches that are present in the small intestine and an appendix is there. तो ये secondary lymphoid organs जो हैं वो ऐसे places हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि जो lymphocytes हैं वो किसके contact में आते हैं, they comes in contact with the antigens. Antigens के contact में आते हैं, and when they comes in contact with antigens, you know that there is activation of your immune responses. ठीक है, आपके बॉडी में इम्यून रिस्पांस जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस की तो आपकी बॉडी में मैसिव नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जो उनका प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है
वहां पर क्या होना है, जो भी लिम्फोसाइट्स प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से आए हैं उनको यहाँ पर एंटीजन सेंसिटिव तो ऑलरेडी है ही, उसके बाद एंटीजन सेंसिटिव जो है उससे वो लेटर ऑन जो है उनके अंदर एबिलिटी आ जाएगी कि दे कैन इजीली बाइंड विद द एंटीजेंस, दे हैव टू फॉर्म मैसिव अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज लेटर ऑन फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ऑलराइट, व्हाट आर लिम्फ नोड्स? तो कहते हैं कि लिम्फ नोड्स जो है वो सॉलिड कनेक्शंस होते हैं जो आपके लिम्फ वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटे, ऑलवेज रिमेंबर कि लिम्फ नोड्स जो है वो ऐसी जगह है, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर किसने आके अटैच होना है, एंटीजेंस ने आके अटैच करना है। एंड what are these antigens? So these antigens are actually the pathogens which are causing disease in your body. ठीक है, so there are so many lymphatic vessels that are running in your abdominal region containing lymph fluid, and here in these vessels certain specific junctions are present which are known as the lymph nodes, and these lymph nodes they have the places for the binding of the antigens. So as soon as these antigens they get bind with the lymph nodes, what happen? Immune responses are there. ठीक है, आपको मालूम है कि जैसे ही एंटीजन जो है वो लिम्फ नोड के साथ बाइंड कर जाएगा आपकी बॉडी में कौन से सेल एक्टिव हो जाएंगे उस टाइम पर? हाँ जी, यस स्टूडेंट, जैसे ही एंटीजन जो है वो लिम्फ नोड के साथ बाइंड करेगा, अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स की, तो आपकी बॉडी में सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन कौन से सेल्स के पास आ जाएगी? हाँ जी, सोचिए कौन से सेल्स के पास आएगी? दो ही तो सेल है। व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल तो कितने तरह के हैं गुरप्रीत? इम्यून रिस्पॉन्स के दो सेल बताए थे ना, बी सेल है और टी सेल है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं बेटे, ठीक है? तो लिम्फ नोड के साथ, हाँ टी सेल्स के पास, वेरी गुड, ठीक है बेटे। तो लिम्फ नोड के साथ जैसे ही एंटीजन ने बाइंड करना है तो तुरंत जो है टी सेल्स को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जानी है, एंड जैसे ही टी सेल को पता लगेगा तो उसके बाद बी सेल्स जो हैं उसको वो कन्वे करेंगे मैसेज, एंड खूब सारी एंटीबॉडीज जो हैं दैट आर प्रोड्यूस इन योर body. Okay bete, before this I want to tell you more about the bone marrow here. So you know that कि bone marrow is known as the mother of the cells. ठीक है, तो bone marrow जो है उसे mother of cells कहते हैं। वो मेन lymphoid organs होता है जहाँ पे आपके blood cells जो है उनका synthesis होता है and lymphocytes जो हैं वो produce होते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था कि कुछ lymphocytes bone marrow में ही रहते हैं throughout their lifespan. They are known as the B lymphocytes. There are some of the other lymphocytes which are known as the T lymphocytes. Though their synthesis it takes place in the bone marrow, but later they spend whole of their lifetime in the T, that is thymus gland. They are known as the T lymphocytes here. Okay बेटे, उसके बारे में एक और चीज बताइए, कहते हैं कि थाइमस ग्लैंड कौन सा है, कहाँ प्रेजेंट है? तो ये थाइमस ग्लैंड जो है वो आपके हार्ट के पास में लोकेटेड होता है, एक लॉब्ड ऑर्गन होता है। आपकी जो ब्रेस्ट बोन है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक लॉब्ड ऑर्गन प्रेजेंट है जो नियर बाय टू योर हार्ट है। ठीक है बेटे, तो जब भी वो कहते हैं कि किसी भी पर्सन का बर्थ होता है, न्यूली जो बेबी चाहे जिसका बर्थ होता है, उसमें ये जो थाइमस ग्लैंड है वो काफी बड़ा होता है साइज में, यानी उस समय हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो काफी ज्यादा बिल्डअप हो रखे होते हैं। पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज वीक होने जाते हैं, तो इस तरीके से आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो भी साइज में छोटा होता जाता है। एंड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ पुबर्टी, जब पुबर्टी की स्टेज आती है उस समय इसका साइज जो है वो लगभग डिमिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, फिर देखो एक चीज उसने और यहाँ पे बताई हुई है, आपको स्प्लीन के बारे में उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो स्प्लीन के बारे में उसने ये बताया हुआ है कि ये लार्ज बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें जो है दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट है एंड उसके अलावा फेगोसाइट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, लिम्फोसाइट्स तो आपको मालूम है। तो बोन मैरो और थाइमस में तो क्या होता था, टी लिम्फोसाइट्स जो उनका डेवलपमेंट होता है, उनका मैचुरेशन होता है। जबकि जो स्प्लीन है विच इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, उसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, फेगोसाइट्स भी होते हैं। और एक खास बात है कि समटाइम्स द पैथोजन में एंटर्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ये जो स्प्लीन है वो फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ फिल्टर for the filtering of the microorganism which accidentally enters into your bloodstream. तो ब्लड बॉर्न डिजीज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बेटे, फिर लिम्फ नोड्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिम्फ वेसल्स के अंदर ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड होते हैं और इनकी खास बात है कि ये एंटीजेंस को ट्रैप कर लेते हैं और जैसे एंटीजेंस इनके साथ बाइंड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर टी सेल पहले एक्टिव होते हैं एंड फिर वो बी सेल्स को एक्टिव करवाते हैं, फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है
and in this way your body show immune responses. Okay, and the last, a very very important paragraph is there, and a word is written that is malt. Okay, what is malt? So it is mucosa associated lymphoid tissue. ओके बेटे, तो मस्कोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो खास तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस से जा सकते हैं. तो उस केस में अगर हम अपने नोज की भी बात करें, ठीक है, तो वन स्टूडेंट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड शी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि हमारी जो नेसल कैविटीज हैं, ठीक है, वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं. तो योर नेसल कैविटीज दे आर मेड अप ऑफ दिस मस्कोसल लिम्फॉइड टिश्यू एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी नेसल कैविटीज जो हैं, आपको मालूम है उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और वो आगे फर्दर आपके जो विंड पाइप है और आपके लंग्स में एंटर नहीं कर पाते हैं. तो वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होगा. तो अगर मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, योर फूड पाइप. ठीक है, यू नो दैट योर फूड पाइप स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स एट योर एनस एंड फ्रॉम सो मेनी ऑर्गन्स इट गेट अटैच्ड, जैसे स्टमक के साथ है, इंटेस्टाइन के साथ है. ठीक है, तो वहां पे भी प्रेजेंट होंगी. इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ योर बॉडी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो आपकी बहुत सारी ऐसी इंफेक्शंस हो सकती हैं जो आपके किससे रिलेटेड है, यूरिनोजेनिटल पैसेज से रिलेटेड है. यू नो दैट वहां पे मेल या फीमेल गैमेट्स जंग का ट्रांसपोर्ट होना है, तो सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट वेलकम देयर. तो वहां पे वो कहता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी माल्ट जो है वहां पे प्रेजेंट है. And these are the mucus coating of some of the lymphoid tissue and they prevent the entry of the pathogen, and if the pathogen it enters then later it kill the pathogen. Okay bete, so this complete our topic, that is lymphoid organs. So you must know primary lymphoid organ, then secondary lymphoid organ. Primary में bone marrow and thymus, secondary में spleen, lymph node, tonsils, Peyer's patches, appendix. ठीक है बेटे, इसके अलावा मैंने आपको बताया बोन मैरो के बारे में, मैंने आपको बताया है यहाँ पर थाइमस ग्लैंड के बारे में, स्प्लीन के बारे में, फिर मैंने लिम्फ नोड्स के बारे में आपको बताया एंड लास्ट में मैंने आपको माल्ट के बारे में बताया है, व्हिच इज मस्कोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स, ओके वी आर स्टार्टिंग विद द डिजीज. ठीक है, फिर से लूंगी ये टॉपिक, बस ऐसे ही बता रही हूँ. देखो यहाँ पे कितनी अच्छी पिक्चर हमें नजर आ रही है. ठीक है, एड्स की हमें यहाँ पर जो है सिम्टम्स दिखाए गए हैं बेटे. ठीक है, तो यू नो दैट कि एड्स जो है वो एक ऐसी डिजीज है जो आज के टाइम के अंदर भी, ठीक है, एक ऐसी डिजीज है जिसका क्योर जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, we have not end this disease nowadays also, it is still there and we are living with this disease. So you know very well from the lower classes you have heard this word AIDS, and that is acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है, कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि ये डिजीज आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी, आपने ये डिजीज जो है उसको एक्वायर्ड किया है. और किससे रिलेटेड है, ये आपके इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है. ठीक है बेटे, आपका इम्यून सिस्टम जो है इसको डेफिशिएंट बना देती है. एंड यू नो दैट कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपका सबसे बड़ा जो है एक क्या है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेंटर है. तो आपके इम्यून सेल्स को खत्म कर देगी. और उसके बाद कहता है कि सिंड्रोम वर्ड इसमें क्यों यूज किया गया है, सिंड्रोम वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये बहुत सारी डिजीजेस जो है उनका एक ग्रुप है. सो वी हैव यूज्ड द वर्ड सिंड्रोम हियर. ठीक है, तो दिस इज द सिंबल फॉर द एड्स ऑर्गेनाइजेशन. एनजीओस में अक्सर ये सिंबल यूज किया जाता है. ठीक है, उसके बाद देखो इस तरह से जो बाद में वो कहते हैं कि एड्स के सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं तो पेशेंट जो है उसकी बॉडी पे इस तरह के वॉट्स जो है वो नजर आने लग जाते हैं, रेडिश वॉट्स नजर आते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके आरबीसी सेल्स जो है उसका इफेक्टेड होते हुए दिखाया गया है. कैसे एड्स का वायरस जो है वो पहले मैक्रोफेजेस में से एंटर करके फिर आपके आरबीसी सेल्स का लाइसिस करता रहता है एंड आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, ये मैक्रोफेजेस सेल्स जो है वो एड की फैक्ट्री की तरह बिहेव करते हैं. जैसे फैक्ट्रीज जो है उसमें से हमेशा प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, तो ऐसे ही ये वायरस आगे से आगे आपकी बॉडी के अंदर फैलते जाते हैं. पूरी बॉडी जो है वो फैक्ट्री बन जाती है इन वायरसेस. ठीक है बेटा, सी द हैंड्स ऑफ दिस पर्सन, नॉर्मल हैंड्स की तरह नहीं नजर आएंगे. तो जैसे उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के रेडिश स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ना,
उसी तरह के उसके हैंड्स के ऊपर भी इस तरह के स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं। देखो बॉडी के ऊपर भी सभी जगह पे ऐसे स्पॉट्स, डर्टी स्पॉट्स से जो है उसकी बॉडी पे नजर आने लगेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर हम बात करें उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है, एक खास तरह का वायरस है जो ग्रुप ऑफ वायरसेस को बिलोंग करते हैं, जिसको हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखो नेम से ही पता लग रहा है, रेट्रोवायरसेस आर दोज वायरसेस in which a special type of transcription takes place which is known as reverse transcription। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो है उससे आरएनए बनता है ना, तो इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है उससे आरएनए से फिर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। यानी सभी स्टूडेंट इसको ऐसे समझेंगे कि जो एड्स का वायरस है जिसका क्या नेम है, एचआईवी वायरस, तो वो एचआईवी वायरस जो है वो एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखता होता है पहले, पर जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है, उसके मैक्रोफेजेस सेल्स में एंटर करता है, तो उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर होता है, और उसकी वजह से जो वायरस है पहले उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डीएनए जो है उस तरह से वायरल डीएनए पूरी बॉडी के अंदर जो है मैक्रोफेजेस से आरबीसीज में एंड इस तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक है बेटे, समवट लाइक दिस, इस तरह से एड्स का वायरस हमें नजर आएगा। आपको मालूम है कि वायरस जो है उसमें हमेशा दो चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और उसके अलावा उसमें प्रोटीन कोट होते हैं। You know the structure of virus in your previous classes very well. So here I have written the causes of the HIV infection. ठीक है, so many organizations generally visit your school time to time and sometimes you are reading some posters. So here I have written what are the various causes for this HIV infection here. Okay, but one very important thing that you know very well, unprotected sex is there. ठीक है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है एक से ज्यादा लोगों के साथ किया गया, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो है वो हैं, तो उस केस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में जो है ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स देयर में बी सर्टेन पेशेंट्स जिनको बार बार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और हो सकता है एक्सीडेंटली जिस ब्लड बैंक से उन्होंने ब्लड लिया है दैट ब्लड इज कंटामिनेटेड विद एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन। तो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो हेल्दी पर्सन में अगर चला गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उससे भी डिजीज हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि हमेशा पर्सन जो है उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे, कई बार एक्सीडेंटली भी कुछ लोगों में एड्स आ जाती है और उसका कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है बेटे। ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि शेयरिंग ऑफ द कंटामिनेटेड नीडल्स फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, कोई पर्सन जो है वो ड्रग एडिक्ट है, अब आपको मालूम है ड्रग्स लेने के बाद उनको कुछ नहीं पता लगना है, तो इस तरह के पर्सन जो है वो आपस में फ्रेंड्स हैं, तो एक ही सिरिंज जो है उससे 1% ड्रग ले रहा है एंड दूसरा भी उसी से ले जा रहा है, एक ही सिरिंज में 10-12 लोग जो है वो ड्रग जो है उसको यूज करी जा रहे हैं, तो उस केस में वो कहता है कि शेयरिंग करने की वजह से इस तरह की नीडल्स जो है उससे भी एड्स जो है वो हो सकती है। ठीक है, कई बार हम पियर्स करके टैटू बनवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हम वो टैटूज की बात नहीं कर रहे जो पेंट करके आपने अपनी बॉडी पे बनवाए हैं, अगर हमने पियर्स किया है स्किन को तो उस केस में भी वो कहता है कि नीडल के जरिए पियर्स किया गया एंड हो सकता है टैटू बनाने वाला पर्सन जो है सेम नीडल से कई लोगों में बना चुका हो, तो उस केस में भी नीडल कंटामिनेट हो सकती है एंड देयर में बी चांसेस ऑफ एड्स। ठीक है, ओरल सेक्स के केस में भी जो है एड्स जो है वो स्प्रेड कर सकती है। ठीक है, सो उसके बाद देखो फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, अगर मदर जो है उसके अंदर जो है एड्स प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे उसने अपने हस्बैंड से गेन किया या जैसे भी मदर के अंदर आई है, तो व्हेन दिस मदर इज गोइंग टू बर्थ टू अ चाइल्ड, तो इसने जब भी चाइल्ड को बर्थ देना है तो प्रेगनेंसी के दौरान यू नो दैट देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द मदर्स ब्लड एज वेल एज द फीटस ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। ठीक है, तो डिलीवरी के दौरान भी जो है प्लासेंटा जो है उसके जरिए जो कनेक्शन होता है मदर एंड चाइल्ड में। ठीक है, और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग भी मदर करती है इन्फेंट के लिए, तो उस केस में जो है एचआईवी वायरस जो है वो मदर की बॉडी से चाइल्ड की बॉडी के अंदर जा सकता है। तो ये सारे जो है यहाँ पे एचआईवी जो है उसके क्या है कॉजेस है। ठीक है बेटे, कैसे पहचान करेंगे, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्सन जो है इसको एड्स आज हुआ है तो कल सिम्टम उसमें नजर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ पर्सन जो है उसमें सिम्टम्स जो है वो फ्यू मंथ के अंदर नजर आ जाते हैं और कईयों में कई साल तक सिम्टम नजर नहीं आते। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है कि पेशेंट जो है वो एड्स का विक्टिम है पर उसमें सिम्टम्स अपीयर ही नहीं हो रहे, तो क्या हो सकते हैं ये सिम्टम्स, तो कहते हैं कि मोस्टली ये पर्सन जो है उसमें फीवर अक्सर रहता है,
ठीक है। तो मंथ के कई दिनों तक ये पर्सन जो है वो फीवर उसके अंदर रहेगा, नॉर्मली इसको फीवर रहेगा। और कहते हैं कि पर्सन बेशक हेल्दी पर्सन है, तो जब इसको एड्स हो गया, इसका वेट बहुत तेजी से लॉस होगा, ठीक है। तो इजीली नॉर्मल पर्सन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर इनॉर्मस वेट लॉस हुआ है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगनी है इस तरह के बंदे को, ठीक है। नौसिया की फीलिंग रहेगी, घबराहट रहेगी, वॉमिटिंग रहेगी, अक्सर टायर्ड फील करेगा ये पर्सन। उसके बाद इसके लिम्फ नोड्स जो इसकी स्वेलिंग हो जाएगी, बिकॉज वायरस इज वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। थॉट के अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है। उसके बाद कहता है कि स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, छोटी मोटी डिजीजेस जो हैं उनके भी कॉजल ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, और फिर वार्ड्स अपीयर होने लगते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। छाले पड़ गए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि बॉडी जो है उसके ऊपर रैशेस नजर आने लग जाएंगे, स्किन के ऊपर वार्ड्स नजर आने लग जाएंगे, अगली लुकिंग वार्ड्स होंगे, ठीक है। तो थोड़े से पहले नजर आने हैं, बाद में ऐसे लगना है कि पता नहीं कैसी स्किन हो गई है इस पर्सन की, ठीक है बेटे। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब गुरप्रीत कुछ नहीं बोलता, मैडम बस करो, डांट पड़गी इसकी एक बार, है गुरप्रीत? होनी कुछ किया करना मैं ठीक है, होनी में कुछ किया करना। अच्छा अच्छा, चलते, अच्छा बच्चा बन गया अब, है ना। अच्छा बेटे, ठीक है बेटे, यहाँ तक पढ़ लेंगे। इसके बाद बस एक कैंसर रह गया और एक एडोलेसेंट वाला रह गया, ड्रग वाला। तो तुम्हारे इंटरेस्ट के टॉपिक है, ठीक है। छुट्टी को ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे उसमें, हम बोर्ड के स्टूडेंट है ना, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है बेटे। और रिकॉर्डिंग देखते रहना है।